हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप किताब से आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं अपने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, जो कि आपका हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा सीयूईटी में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेट सपोज पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। ए, बी और सी हमारे पास पार्टनर हैं, ठीक है जी। रेशो है इनका 3:2 और 1। इसमें से ये जो पार्टनर है ये बेसिकली रिटायर हो गया। क्या हो गया है सर? रिटायर हो गया। तो इस केस में जो अब नया पीएसआर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे। जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा सर ए और बी नया पार्टनर है, और जो रेशो है वो 3:2 हमारे पास 2 है। तो यही है, ये भी एक मोड होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी एक मोड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है और नया एग्रीमेंट हमारे पास आ जाता है। जब हम रिटायरमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलता है? गुडविल का शेयर मिलता है, रिजर्व्स मिलता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज मिल जाता है। फिर है सर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या क्या होती है? कैलकुलेशन करना है एक न्यू पीएसआर का, और गेनिंग रेशो यहाँ पर निकालनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की। गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट करना, पेमेंट करना, रिटायरिंग पार्टनर की कितनी है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर गेनिंग रेशो क्या होती है। गेनिंग रेशो वो रेशो होती है जहां पर रिटायरिंग जो हमारे पास पार्टनर्स है उसका जो शेयर है वो एक्वायर कर लेते हैं जितने भी हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब सर डिफरेंस हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में और गेनिंग रेशो में। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है? वो रेशो जहां पर ओल्ड पार्टनर कुछ अपना सरेंडर कर देते हैं, अपना पार्ट यानी कि शेयर का कुछ पार्ट, किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। और यहां पर क्या होता है? जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक्वायर कर लेते हैं, जो भी रिटायर हो रहा है या जिसकी भी डेथ हो रही है उस पार्टनर के शेयर को। वेन कैलकुलेट, कब कैलकुलेट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होता है नए पार्टनर का जब एडमिशन हो। गेनिंग कैलकुलेट होता है रिटायरमेंट और डेथ के पार्ट के केस में। फॉर्मूला होता है OR माइनस NR। सैक्रिफाइसिंग रेशो का गेनिंग का फॉर्मूला होता है NR माइनस OR। पर्पस क्या है सर कैलकुलेशन करने का? देखो, इसका जो पर्पस है वो है कि जो नए पार्टनर का शेयर है गुडविल का वो डिवाइड हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और जो गुडविल का हमारे वो रिमेनिंग पार्टनर पे करते हैं रिटायरिंग को इन देयर गेनिंग रेशो। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास केस गिवन है। सबसे पहला केस क्या लिखा है? अगर न्यू पीएसआर हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर का गिवन नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे? विल शेयर प्रॉफिट्स ओल्ड रेशो में हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। किस रेशो में करेंगे सर? ओल्ड रेशो में करेंगे। अगर न्यू पीएसआर कंटिन्यूइंग पार्टनर का गिवन है तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में गेन ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, सबसे पहले तो गेन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो उसका ओल्ड प्रॉफिट था उसमें से डिडक्ट कर देंगे इज न्यू पीएसआर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हमारे पास एक्वायर कर लेते हैं अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, तो स्पेसिफाइड रेशो में। तो कैसे होता है? ओल्ड शेयर प्लस गेन प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है। फिर आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो क्या होता है? वो होती है सर हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है चाहे वो उनकी जो गेनिंग रेशो है उसमें हमें करना होता है, और टू रिटायरिंग पार्टनर जो कि हमारे पास जा रहा होता है उसकी गुडविल का शेयर, है ना। एंट्री यहाँ पर ये हुई है हमारे पास बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। नेक्स्ट एंट्री है कि जो भी हमारे पास गुडविल अकाउंट है अगर वो ऑलरेडी अपीयर, तो एंट्री क्या बनती है? जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको डेबिट कर देंगे और टू गुडविल, ये एग्जिस्टिंग गुडविल किया बुक्स में। फिर रहता है सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में हमें बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनना होता है। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यू हो रहा है तो कैसे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हमारे पास जो बनता है वो बनता है सर इस तरीके से। हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर लिखी जाती है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में लिखी जाती है सारी इनकम एंड गेन्स। वो कब होगी? फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी। नुकसान कब होगा? जब एसेट की वैल्यू गिरेगी और लायबिलिटी हमारे पास बढ़ेगी। इधर बैलेंस आएगा तो इधर प्रॉफिट निकाल देंगे, हमारे पास प्रॉफिट इधर आ जाता है, लॉस इधर आ जाता है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इधर। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास बेसिकली होता है। फिर आ जाता है सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो हमारे पास जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, पीएल का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हो, वो सब डेबिट होंगे। किसको मिल जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएंगे। कोई भी आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं सर हमारे पास
जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री आ जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने की जो भी सरप्लस है या फिर स्पेसिफिक रिजर्व है, उसकी एंट्री बनती है जितना मेरे पास WCR है, IFR है, उन सबको डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में हम कर देते थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटेनिंग पार्टनर। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो कैश में पे हो रही है और चेक में पे हो रही है तो एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक, है ना। फिर उसके बाद है जो अमाउंट है इज नॉट पेड इन कैश, कैश में नहीं पे कर रही है, जो अमाउंट ड्यू टू हिम है विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है पैसा, तो आएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, ये इसके अंदर बेसिकली आ जाता है। फिर आ जाता है सर डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर भी जो हमारे पास पार्टनरशिप है उसका एंड हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पार्टनर की हो सकता है डेथ हो जाए, ए और बी और सी हमारे पास 3 पार्टनर थे, बी की इस बार डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा, जो भी डिजीज पार्टनर है उसको हम शेयर निकालेंगे फॉर्म में, जितना भी उसका शेयर बैठता है एग्रीमेंट में, और जो बेसिकली शेयर है वो किसको मिलेगा, डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिटायरमेंट में तो उसी तरीके से मिल जाता था, कैलकुलेट तो हम रिटायरमेंट की तरह ही करेंगे, लेकिन उस पार्टनर को नहीं मिलेगा जिसकी डेथ होगी, उसको हम कैसे दे सकते हैं, हम देंगे सर हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। क्या क्या मिलता है सर, उसको क्या क्या क्रेडिट हो जाता है, उसको हो जाता है जितना भी उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जितना भी हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास बैठ रहा है, IOC हमारे पास बैठ रहा है, जितना भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट्स बैठ रहा है उसका, जितना भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं, जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बैठ रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ चीज़ यहाँ पर डेबिट भी हो जाती है, वो क्या क्या हो जाती है, जैसे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर उसका कुछ लॉस बैठ रहा है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या कोई भी हमारे पास रिडक्शन है गुडविल में, ये सब चीज़ें बेसिकली डेबिट हो जाती हैं, है ना। फिर आ जाता है सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारे पास डेथ हो रही है पार्टनर की यार, तो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रॉफिट देना है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखो टाइम के बेसिस में हम क्या करते हैं, टाइम के बेसिस पे हम पिछले साल के प्रॉफिट्स को एवरेज मान करके कर देते हैं, और सेल के बेसिस पे हम जो है प्रीवियस ईयर की सेल और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देते हैं, है ना। फिर आ जाता है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट का केस हो और लॉस के केस में, प्रॉफिट एंड के केस में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस का केस है तो एंट्री बनेगी डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर कैपिटल ट्रांसफर के फॉर्मेट में हो रही है तो एंट्री वो केस है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट में बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू डिजीज पार्टनर, और लॉस का केस है तो डिजीज पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहीं पर जो बेसिकली ये थियोरेटिकल पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें डेथ का एक वीडियो अटैच कर रहा हूं जिसमें हमने डिटेल्ड में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं और उसकी थोड़ी सी हमने कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करे हैं, वो आपको अच्छे से देखना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो समझो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। ठीक है जी, ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 इनका PSR है। आगे चल करके B की डेथ हो जाती है, B की डेथ हो जाती है हमारे पास 1 जुलाई को। ठीक है जी, 1 जुलाई को डेथ हो जाती है। तो हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि आगे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा सब चीज़ों का, चाहे वो हमारे पास रिजर्व्स हो, चाहे वो हमारे पास गुडविल हो, चाहे वो हमारे पास प्रॉफिट्स हो, उनका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी लगभग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अकॉर्डिंग ही होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में इंसान अपनी मर्जी से जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में इंसान भगवान की मर्जी से चल जाता है, लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। इंसान जा रहा है डेथ में भी और रिटायरमेंट में भी, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो हमारे पास रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सेम चलेगा, जो हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट है वो वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो भी सेम रहेगा रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, रेशोज भी हमारे पास लगभग सेम ही चलता है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहां पर एक चीज का जिसको हम बोलते हैं इंटीरिम प्रॉफिट। इंटीरिम प्रॉफिट्स, इंटीरिम प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, देखो हमारा साल जो है, हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल पे शुरू होता है। कब शुरू होता है, 1 अप्रैल पे शुरू होता है। अब 1 अप्रैल से जो पार्टनर की डेथ हुई वो 1 जुलाई की हुई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हमारा बिजनेस चला है। 3 मंथ्स बाद
3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद यानी कि 1 अप्रैल से जब तक डेथ हुई है तब तक के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, इंटीरिम प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो जो प्रॉफिट होता है उसको इंटीरिम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंटीरिम प्रॉफिट है ये बेसिकली मिलता किसको है, ये मिलता है उस इंसान के एग्जीक्यूटर को। अगर यहां पर बी की डेथ हुई है तो वो मिलेगा बी के एग्जीक्यूटर को। बी का एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जो सब चीजें देख रहा है उस इंसान की जिसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है जी ये चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, आपको यहां पर 2 चीजें सीखनी है। एक तो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। एक है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही चीजों को भी समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की। देखो कैलकुलेट करने के, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास सिंपल 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे पास, पहला होता है टाइम के बेसिस पे आप कर सकते हो, टाइम बेसिस पे। एक होता है हमारे पास टर्नओवर बेसिस पे आप कर सकते हो, टर्नओवर बेसिस पे आप कर सकते हो। टाइम के बेसिस पे जनरली क्या होता है, टाइम के बेसिस पे आप एवरेज के अकॉर्डिंग करते हो, एवरेज के अकॉर्डिंग करते हो। देखो इसको समझो कि अभी हम 2023 का एग्जांपल लेते हैं। 2023 अप्रैल 1 पे अभी हम हैं, ठीक है जी। हमारा ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है। 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब वो जो प्रॉफिट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आप इस टाइम बेसिस में कैसे कर सकते हो, जो पास्ट ईयर्स हैं यानी कि पिछले कुछ साल हैं, 3 साल या 4 साल या 5 साल, उसका एवरेज निकाल करके उसके बेसिस पे आप कंसीडर करोगे कि हमारा इतना प्रॉफिट एवरेज आया है, अब इतने प्रॉफिट के शेयर से मल्टीप्लाई करके आप उसको दे सकते हो। वो एवरेज प्रॉफिट को समझते हैं कि कैसे निकलता है टाइम बेसिस में एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से समझो कि लेट सपोज आप हो 2023 अप्रैल 1 पे हो, ठीक है जी। आपका ये ईयर स्टार्ट हो रहा है यहां से। अब यहां पर एक मंथ हो गया अप्रैल, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, और ये हो गया 1 जुलाई, ठीक है जी। 1 जुलाई को डेथ हो गई है एक पार्टनर की, ठीक है। अब आपको यहां पे प्रॉफिट देना है, लेकिन प्रॉफिट तो कैसे निकलता है, हमारा ईयर एंड पे निकलता है सर। ईयर एंड का मतलब कब होगा, जब ये पूरा साल क्लोज हो जाएगा, यानी कि मार्च 31 पे, ठीक है। और डेथ यहां पर हो गई, तो अब कैसे दोगे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट दोगे आप पास्ट ईयर यानी कि जो इससे पहले साल थे, 2022, 2021, 2020, 2019, जितना भी क्वेश्चन में बोला गया होगा कि अगर यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 साल के एवरेज के बेसिस पे, अगर इस साल में हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, सबके प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय जितने भी साल है नीचे, जैसे कि हमारे पास 4 है तो 4 ले लेंगे। तो इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टाइम बेसिस में निकाल सकते हो कि कितना हमारा प्रॉफिट बैठता है। जितना भी हमारा एवरेज आएगा फिर हम उसको पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि हमारा एवरेज आ गया है 1 लाख, ठीक है जी। 1 लाख हमारा एवरेज आ गया। एवरेज को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना भी हमारा टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड हमारा लेट सपोज यहाँ पे 3/12 था, तो 3/12 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना हमारा प्रॉफिट है। सिंपल था। ये था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस की मदद से, ठीक है जी। समझते हैं टर्नओवर बेसिस क्या होता है। टर्नओवर का सिंपल मतलब होता है हमारे पास सेल। क्या होता है, सेल की मदद से आप देखोगे कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। कौन सी सेल, यहां पे सबसे पहले 2 चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। सबसे जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, रेशो के प्रॉफिट का क्या रेशो है, वो कैलकुलेट होता है हमारे पास लास्ट ईयर के प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, ठीक है जी। हमारा यहां से रेशो निकल जाता है। रेशो हमारा लेट सपोज यहां से 20% निकल गया, ठीक है जी। उस 20% की रेशो को आप नेक्स्ट ईयर जितनी भी हमारी सेल होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसमें पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझो इस केस को भी किस तरीके से है कि अगर हमें इस साल की सेल पता है कि 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ
और 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमने उन 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी, वो हमने इस केस में कैसे सीखा है, वो हमने सीखा है कि लास्ट ईयर के एवरेज की मदद से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर कैसे निकालें, यहां पर तो लास्ट ईयर के एवरेज ही नहीं पता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी देखो इस केस में बेसिकली होता क्या है, अगर हमारी लास्ट ईयर की सेल 10 लाख रुपए है, ठीक है जी, और उसमें से प्रॉफिट हुआ है हमें 1 लाख का, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है ना ये चीज। तो वही इस तरीके से ये 20% आया, इस 20% को नेक्स्ट ईयर की सेल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना है। वो प्रॉफिट 3 पार्टनर्स का होगा, क्योंकि 3 पार्टनर है, तो जिसकी डेथ हुई है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों ही तरीके से, टाइम बेसिस से और टर्नओवर बेसिस से। अब इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट में भी 2 केस आते हैं। इफ देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, if there is no change in PSR, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक केस क्या होता है, जो PSR है वो चेंज हो गया है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझोगे कि 3:2:1, 3 पार्टनर्स थे, इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ होने के बाद अब जो रेशो है वो 3:2 ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि पहले पार्टनर्स 3:2:1 में थे, इसकी डेथ हो गई, अब पार्टनर्स 1:1 में करते हैं, तो यहाँ पे पीएसआर जो है वो ये पहले था, अब ये हो गया, तो चेंज हो गया नहीं हो गया। तो दोनों में ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं, इस वाले केस में बात करूं, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बेसिकली अगर जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। और यहाँ पर तो आएगा डिजीज पार्टनर, मतलब जिसकी भी हमारे पास डेथ हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरली एंट्री बनती है। और जब रेशो चेंज होगा, रेशो चेंज होगा तो हमारे पास एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारे पास वही बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये तो सेम ही रहेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, जैसे रिटायरमेंट में होती थी। जब भी रेशो चेंज होगा तो ये एंट्री होगी। चलो अब इसके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा गया है, एक फर्म के अंदर जिसका बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। ठीक है जी, कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को क्लोज हो रही है। ए डाइड, ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई है 30 जून 2022। 30 जून 2022 का मतलब क्या है, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद डेथ हो गई है। क्लियर है जी ये चीज। आगे क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर का मतलब क्या है, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या है, केस नंबर 1 बन गया, जिसमें हम टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज के अकॉर्डिंग करना है। पहले साल में 14,000, फिर नेक्स्ट ईयर का गिवन है, नेक्स्ट ईयर का गिवन है, लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे एवरेज निकालते हुए। ठीक है जी, कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, और नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है 2 केस में। सबसे पहला केस क्या है कि जब हमारे पास रेशो में कोई भी चेंज नहीं है। आगे क्या लिखा है, दूसरा केस क्या है, जब पीएसआर हमारे पास 3:2 हो गया। ठीक है जी, दोनों केसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले आप जो है यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं। कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की मदद से। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का एवरेज बोला गया है। वैल्यूज क्या क्या है एवरेज प्रॉफिट की, 14,000, 18,000,
16,000, 14,000, 18,000, फिर 16,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 10,000 का लॉस हो गया, तो लॉस हमारे पास माइनस हो जाता है। आगे क्या है? 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 और 16,000। क्लियर है जी? ये भी हमारे पास 16,000 है। इन सब का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 54,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है जी? इसको जब कट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,800। 10,800 आपका आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है। क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट। अब आपको किसका निकालना है? जिसकी डेथ हुई है, यानी कि ए की डेथ हुई है। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? इस एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले तो टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई थी, यानी कि 3/12 इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में कोई भी शेयर नहीं गिवन था, यानी कि हम इक्वली लेंगे 1:1:1, तो ए का शेयर भी हो गया 1/3। 3 से 3 को आप कट करोगे, ये आ जाएगा 12 9 108 होता है हमारे पास 900। ए का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? 900। ये तो जो वर्किंग है ये दोनों ही केस में चलेगी। कैसे चलेगी? क्योंकि जब भी पीएसआर चेंज होगा तब भी आपको इस तरीके से करना है, जब पीएसआर नहीं चेंज हो रहा है तब भी आपको इस तरीके से ही करना है। अभी इसका केस नंबर 1 देखते हैं क्या था। केस नंबर ये था 1, जब नो चेंज है पीएसआर में, नो चेंज इन पीएसआर में, तो उस केस में क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनेगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेथ किसकी हुई है? डेथ हुई है हमारे पास ए की, तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है? यहां पर आप डेट भी लिख सकते हो। डेट थी हमारे पास क्वेश्चन में 2022 जून 30। अमाउंट आ जाएगा 900 और 900। क्लियर है इतनी चीज? दूसरा केस क्या था? जब हमारे पास चेंज हो गया है पीएसआर में, चेंज इन पीएसआर। ठीक है जी? कैसे हुआ है? ओल्ड रेशो थी हमारे पास 1:1:1, और जो न्यू रेशो है वो क्या है? न्यू रेशो है हमारे पास 3:2। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में है 3:2। ठीक है? 3:2। तो अब यहां से आपको गेनिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू NR माइनस OR। ठीक है? यहां पे लिखेंगे हमारे पास B और C 2 पार्टनर्स हैं जिनका NR है 3/5, 2/5, और ओल्ड रेशो उनका है 1/3 और 1/3। यहां से सिंपल आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 15, इधर भी आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 9 - 5 यानी कि 4, 6 - 5 यानी कि 1। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशो निकल करके आया है वो आया है 4:1। ठीक है जी? इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री बनेगी हमारे पास गेनिंग डेबिट। गेन किस किसने करा है? बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। डेट वही है हमारे पास 2022 जून 30। अभी देखोगे आप ए का कितना अमाउंट था? ए का हमारे पास जो शेयर आया था वो आया था 90 प्रॉफिट का, है ना? अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बी और सी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:1 में। ठीक है जी? तो आ जाएगा हमारे पास 720 और 180। क्लियर है जी? ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? XYZ 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है, पीएसआर गिवन है 2:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को हमारे पास जो बुक्स है वो क्लोज हो जाती है। वाई की डेथ हो गई है 24 जून 2018। कब डेथ हो गई है?
24 जून 2018। उसके बाद कहा गया है वाइज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ द डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे करना है, यानी कि ये सेकंड नंबर का केस हो गया। टर्नओवर बेसिस पे आपको जो अभी निकालना सिखाया था, देखो कैसे निकलेगा। सेल गिवन है हमारे पास 17-18 की, यानी कि लास्ट ईयर की 15 लाख। लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट गिवन है, यानी कि 3 लाख। तो सिंपल भी है, अगर इसको आप ओरली भी कर सकते हो कि अगर हमारी 15 लाख की सेल हुई, उस सेल में से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट है, तो हमें कितने परसेंट पे का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट किस रेशो पे हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, यानी कि 20% आ रहा है हमारे पास, है ना। सेल गिवन है 1 अप्रैल जब साल शुरू हुआ था अगला, और टिल द डेट ऑफ डेथ के उस डेट तक हमें 2 लाख की हमें क्या हुई है, सेल हुई है। आगे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है जिसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी, और अमाउंट पेबल टू एक्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट का पेबल गिवन है। तो 3 अमाउंट गिवन है। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है जी। समझो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर रेशो निकालना होगा, ठीक है। रेशो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ये जो प्रॉफिट और सेल है ना, ये है हमारे पास लास्ट ईयर की, ठीक है जी। लास्ट ईयर की प्रॉफिट और सेल की मदद से आपको रेशो निकालना होगा। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था क्वेश्चन में 3 लाख, हमें सेल हुई है 15 लाख की, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ गया है, 20% के 20% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर जो भी अभी हमारा करंट ईयर चल रहा था उसका अगर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे आएगा, इसको आप लिख भी सकते हो, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी, 1 अप्रैल से 24 जून तक। ये है हमारे पास उस साल की सेल। उस साल की सेल कितनी थी, उस साल की सेल थी हमारे पास ये रही 2 लाख, ठीक है। यहां पे लिखा 2 लाख, 2 लाख का 20%, तो ये आ गया हमारे पास 40,000, यानी कि 40,000 ओवरऑल प्रॉफिट है। और ये 3 पार्टनर्स का भी है। तो अभी आपको किसका निकालना पड़ेगा, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। लिख लो यहां पे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, इस प्रॉफिट से 40,000 के प्रॉफिट से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/5, क्योंकि 2:1 था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16,000। कितना आ गया है, 16,000 का प्रॉफिट आ गया है, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री होगी 16,000 और 16,000 से, ठीक है जी। और इसकी डेट क्या है, डेट है 24 जून 2018। क्लियर है जी। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी गुडविल की, पास गुडविल की, यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, सिंपल है हमारे पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, ये लिखा हुआ है वाइज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000, ठीक है जी। 1,20,000 अगर फर्म की है तो वाई की शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी हमारे पास 48,000। 48,000 को आपको एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, क्योंकि वही उनका शेयर है, तो आ जाएगा 32,000 और 16,000, ठीक है जी। ये भी हमारे पास एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी हमारे पास, हमने प्रॉफिट कर लिया है, गुडविल कर लिया। द टोटल अमाउंट पेबल टू ऑन हिज डेट ऑफ डेथ वाज 1,75,000।
यहाँ पे 2 एंट्री होगी। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, दूसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट करने की। ठीक है जी, सबसे पहली एंट्री हम करते हैं वही सेम, यहाँ पे भी जो एंट्री है वो जून 24 को हो रही है, यहाँ पे भी जो एंट्री होगी वो जून 24 को होगी, है ना। क्या एंट्री होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, वही 1,75,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट करने की। तो एंट्री क्या बनेगी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, टू बैंक अकाउंट इस 1,75,000 की। ठीक है जी, डेट यहां पर चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन में कहा गया है जो अमाउंट पे हुआ है, देखो लिखा हुआ द अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15 जुलाई, 7 का मतलब जुलाई, है ना, 7वें महीने में हुआ है, तो 15 जुलाई को हुई है। ठीक है जी, यही था हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हमने 4 एंट्री करी है बेसिकली। सबसे पहली जो एंट्री थी वो थी हमारे पास प्रॉफिट की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करी है वो गुडविल की करी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो लास्ट की 2 एंट्री करी है वो एक हमारे पास गिवन था, अमाउंट पेबल कितना है। सबसे पहले तो उसे कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, जो कि ये है। उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट करने की एंट्री है। तो आई होप आपको जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है उसके जो दोनों केसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।